आज हम लोग पाकिस्तान की जो नई स्थिति है, यानी कि पाकिस्तान को जिस प्रकार से अब वो अफ़गानिस्तान या टेररिस्तान बन रहा है, और पाकिस्तान जब तक भारत का हिस्सा रहा तब तक तो ठीक था, क्योंकि जब तक भारत का हिस्सा था तब तक मुस्लिम आबादी वहाँ पर बहुत कम थी। हालांकि बांग्लादेश के साइड में या बंगाल उस समय हुआ करता था, उस समय आबादी अच्छी खासी थी। फिर भी भारत में जब तक वो बना हुआ था तब तक वो स्थिति नहीं थी। हालांकि स्थिति को कभी भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सारे युद्ध और बहुत सारे हमले हुए, मुग़ल शासन के दौरान भी बहुत कुछ हुआ। लेकिन अब पाकिस्तान चूंकि हिंदू विहीन देश है और पाकिस्तान अब पूर्ण रूप से इस्लामिक कंट्री है। हालांकि जब पाकिस्तान बना था उस समय पहले कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान को सेकुलर रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहा गया था, लेकिन जब दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसको फिर इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान कहा गया, और ये कहा गया कि संसार का ये पहला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इस्लामिक कंट्री है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या कोई इस्लामिक कंट्री जो अपने आप को इस्लामिक आइडेंटिटी देता है वो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक हो सकता है? क्या वहाँ ह्यूमन राइट के कोई केसेस हो सकते हैं? क्या वहाँ ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन हो सकता है, या वो सेकुलर कंट्री हो भी सकता है क्या? पाकिस्तान ने जो असफल प्रयास किया था उसका परिणाम तो उस समय देखने को मिला, लेकिन अभी इस समय जो पाकिस्तान में चल रहा है वो पूर्ण रूप से इस्लामिक रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक तो पता नहीं मुझे, लेकिन इस्लामिक कंट्री बन चुका है। और अब वो लीबिया, लेबनान, सूडान, मिस्र उनकी कैटेगरी में आ चुका है। उनकी कैटेगरी में कैसे आ चुका है, मैं आपको बताऊं कि जब से इस्लाम संसार में आया तब से उसने जो अपना स्ट्रक्चर बनाया वो स्ट्रक्चर ही इस आधार पर बनाया कि उसको रिलीजियस बैकग्राउंड चाहिए, और रिलीजन के नाम से अगर जरा सी भी कोई बात कही जाए, उस पर जरा सा भी कोई डिस्कशन हो तो युद्ध हो जाए। और उसी को शक्ति बनाकर आक्रांताओं ने संसार भर पर हमला किया। अब पाकिस्तान उसकी सज़ा भुगत रहा है। इस बात की सज़ा भी पाकिस्तान भुगत रहा है कि वो हिंदुस्तान से अलग हो गया। जिन्ना की रूह इस समय ये सोच ही रही होगी कि मैंने किस लिए पाकिस्तान बनाने की कोशिश करी थी। हिंदुस्तान पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान बनाया था, हिंदुस्तान को पुनः इस्लामिक शासन लाने के लिए पाकिस्तान बनाया था, लेकिन पाकिस्तान तो खुद में ही इस्लामिक शासन होने के बाद इस्लाम की ही चपेट में आ गया। खैर, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इस समय पाकिस्तान किस प्रकार पिछले 2-3 दिन से पाकिस्तान में जो हड़बड़ी मची हुई है, और पाकिस्तान में जो पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है, उस पर चर्चा हम कर रहे थे। क्यों अफरा तफरी मची? मैंने आपको उस पीछे कई एक लेक्चर्स में बताया है कि पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ पार्टी से कोलैबोरेशन जिस समय किया था नवाज शरीफ के खिलाफ, उस समय तो ठीक था धार्मिक रूप से, चूँकि पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन का ग्राउंड भी संप्रदाय ही होता है और इस्लाम रहता है। यानी कि एक का इस्लाम स्ट्रांग और दूसरे का इस्लाम हल्का। जो इस्लाम में हल्का हो जाएगा वो सत्ता से चला जाएगा, और जो अपने आप को बड़ा इस्लामिक घोषित करेगा वो सत्ता में रहेगा। ये पाकिस्तान में निर्माण के बाद से लगातार इस बात पर ही सरकारें बनती बगड़ती रहीं कि जो पक्का इस्लामिक है, जो कठोर इस्लामिक है, जो अच्छा आतंकवाद फैला लेता है, जो अच्छे बम विस्फोट करवा लेता है, और जो इस्लाम के नाम से अच्छी मारकाट करवा लेता है, वो सत्ता में रहता है। अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ्रांस में हुई घटना, आपको याद ही होगा कि फ्रांस में एक कार्टून छप गया था। हालांकि मैंने उस पर विश्लेषण किया था, वो कार्टून को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि वो प्रॉफिट मोहम्मद का ही कार्टून था, वो प्रॉफिट मोहम्मद का कार्टून नहीं था। ये बहुत सारे लोगों ने विश्लेषण करके बताया कि अंदर प्रॉफिट के ऊपर एक आर्टिकल छपा था, लेकिन फ्रंट पेज पर एक कार्टून छपा था जिसको कोरिलेट किया गया कि ये प्रॉफिट का ही इंडिकेशन है। उस बात को लेकर फ्रांस में दंगे शुरू हुए और फ्रांस ने उनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया। फिर फ्रांस को ये समझ में आ गया कि नहीं, इस्लाम इज़ द प्रॉब्लम फॉर इस्लाम फॉर फ्रांस, और वो लगातार उस पर काम करना शुरू कर दिया।
लेकिन तहरीक-ए-लिबाक पाकिस्तान जिसने सहयोग करके इमरान खान को सत्ता में बिठाया था, उसने ये कहा पाकिस्तान के अंदर उसके अरमान, पॉलिटिकल अगर अरमान जाग गए, और जिसके भी पॉलिटिकल अरमान जागते हैं उसके इस्लामिक अरमान ज़रूर जाग जाते हैं और वो लीडर बन जाता है इस्लाम के नाम से। तो तहरीक-ए-लिबाक पाकिस्तान ने जो किया कि भाई फ्रांस के एम्बेसडर को बाहर करो, बहुत दिनों तक पाकिस्तान सरकार इस चक्कर में कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा अगर उसने फ्रांस के एम्बेसडर को वहाँ से वापस भेजा, इस चक्कर में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी स्टेटमेंट देते रहे कि अगर हमने फ्रांस के खिलाफ एक्शन लिया तो पूरी यूरोपियन यूनियन हमारे खिलाफ चली जाएगी और हमारा ट्रेड खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। बड़ा सही आंकलन उस समय इमरान खान ने किया था। लेकिन जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनें काम करती हैं इस्लाम के नाम से, या इस्लामिक टेररिज्म जिसको कहते हैं, वो हावी हो गया। इमरान खान अब सरकार चलाएं, इकोनॉमिक्स चलाएं, बजट देखें या फिर मारकाट को रोकें। तो उनको मारकाट को रोकने का एक साधन ये लगा कि वो तहरीक-ए-लिबाक पाकिस्तान जो फ्रांस के खिलाफ आंदोलन कर रहा है उसको सेटिस्फाई कर दें, क्योंकि सेना में भी विद्रोह दिखाई दे रहा था, कोर्टों में भी विद्रोह दिखाई दे रहा था। क्योंकि आपने किया क्या कि किसी को भी कुछ भी पढ़ाया, पढ़ाई तो वहाँ होती नहीं है, जो भी पढ़ाया वो इस्लाम पढ़ाया, और इस्लाम जब उन्होंने पढ़ाया तो इस्लाम के मुल्ला मौलवियों के इंटरप्रिटेशन पढ़ाए। मुल्ला मौलवियों के जो इंटरप्रिटेशन थे, उन इंटरप्रिटेशंस तो ने तो संसार भर में कहर छा कर रखा है, तो पाकिस्तान की वो छूता रहेगा। और चूंकि हम असली मुसलमान हैं, ऐसा पाकिस्तान सिद्ध करने की कोशिश शुरू से अपनी पैदाइश के बाद करता रहा, इसलिए वो उसमें ये ज़्यादा ही कुछ कट्टरता आना स्वाभाविक था। इसलिए पाकिस्तान ने जब फैसला कर लिया कि हम फ्रांस के एम्बेसडर को बाहर भेजने के लिए एक रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में रखेंगे, बस इतना सफिशिएंट था। और इसका अंदाज़ा वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी को भी था। अभी जो डिस्कशन का पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान में के खिलाफ पाकिस्तान को 2014 में यूरोपियन पार्लियामेंट ने, ये यूरोपियन ग्रुप ने एक नया फार्मूला दिया था, जनरल स्कीम ऑफ प्रेफरेंस प्लस, जीएसपी प्लस स्टेटस। जीएसपी प्लस स्टेटस कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले कंट्रियों को यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करती है और उनको अनुमति देती है कि आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ कर लें, यानी कि आप टैक्सेशन से बचे रहेंगे और आपके खिलाफ कोई एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगाए जाएंगे। ये 2014 की जनवरी में पाकिस्तान को स्टेटस दिया यूरोपियन यूनियन ने। 2014 में ही मई में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बैठ गई। उन्होंने बड़ा प्रयास किया पाकिस्तान से हाथ मिलाने का या पाकिस्तान को सेटिस्फाई करने का, नहीं माने तो पाकिस्तान के विरुद्ध नरेंद्र मोदी सरकार ने एक्शन लेना शुरू किया। एफएटीएफ में ऑलरेडी फंसा हुआ था, आईएमएफ में ऑलरेडी फंसा हुआ था, विश्व का कोई कंट्री उनको धन देने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि सऊदी अरबिया भी उनके खिलाफ, यूएई उनके खिलाफ, और ज़्यादातर मुस्लिम कंट्री उनके खिलाफ खड़ा हो गए। केवल एक टर्की उनके साथ खड़ा दिखाई देता है कभी कभी, वो भी फंसा हुआ है। तो यूरोपियन यूनियन से ही सहारा था कि यूरोपियन यूनियन एफएटीएफ तो कर्ज देने से, तो कर्ज तो इतना पाकिस्तान पर चढ़ चुका है कि पाकिस्तान पूरा बिक जाए तो भी कर्ज नहीं निपटा पाएगा। और कर्ज अगर नहीं देते हैं एफएटीएफ वाले तो फिर चाइना ऊपर से कर्ज देता है तो चाइना कब्जा कर सकता है। इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि नरेंद्र मोदी से किसी प्रकार से पाकिस्तान की कुछ संबंध ठीक कर लिए जाएं ताकि संसार उनको एक्सेस कर ले और चीन के कब्जे में जाने से पाकिस्तान बच जाए। लेकिन पाकिस्तान को कब तक बचाया जा सकता है? जिसकी मानसिकता खराब हो गई है, जिसके मस्तिष्क में मारकाट बिठा दी गई, जिसने टेररिस्टों की ट्रेनिंग दी हो, जिसने तालिबानियों को ट्रेनिंग दी हो, जिसने अफगानिस्तान में ट्रेनिंग कैंप चलाए हों अफगानिस्तान के लिए, और अफगानिस्तान में बड़े स्तर पर मारकाट करवाई हो, तालिबान क्रिएट किया गया हो, ऐसे पाकिस्तान के लोगों को जिनको ट्रेनिंग ही इस बात की दी गई हो, जो ट्रेंड करने का काम करते हैं, ऐसे गुरुओं को जो टेररिस्ट पैदा करते हैं, कैसे रोका जा सकता है? ये अब असंभव सा हो गया है। संभव तभी हो सकता है जब वो घर वापसी करें और अपने मूल स्वरूप में आए।
तो अगली पीढ़ी, ये पीढ़ी तो नहीं हो सकती, लेकिन अगली पीढ़ी भले ही बच जाए, अदरवाइज सीरिया लेबनान की तरह ही होने वाला है कि एक दूसरे को मारकर ही समाप्त होने वाले हैं। इसीलिए कॉपर्टी की ज़रूरत नहीं, इसीलिए फैमिली प्लानिंग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मार काट के ख़त्म हो ही जाते हैं। अब यूरोपियन यूनियन ने फैसला किया और यूरोपियन यूनियन ने अपने यहाँ एक फैसले में ये कहा कि हम इस पर यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस का एक कमीशन बिठा देंगे और वो कमीशन बिठा दिया गया कि रिव्यू किया जाए कि अब पाकिस्तान का जीएसपी प्लस का स्टेटस खत्म करना है। हालांकि रेजोल्यूशन देखिए फ्रांस ने नहीं रखा, यूरोपियन यूनियन में रेजोल्यूशन रखा स्वीडन ने। स्वीडन के एक मेंबर MEP कहते हैं, मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट में चार्ली वेमियर्स सदस्य हैं स्वीडन से, उन्होंने रखा और उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान में एथनिक क्लिंचिंग हो रही है, पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉज के तहत इतना ज़्यादा आतंक मचाया जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ अगर हमने संबंध बहाल रखे और पाकिस्तान से हमने ट्रेड बरकरार रखी तो पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू, शियाओं को भी वो माइनॉरिटी कहते हैं, और क्रिश्चियंस खास तौर से, ये सबको पाकिस्तान समाप्त कर देगा और पाकिस्तान में कोई जीवित नहीं रह सकता। उसका इलस्ट्रेशन देते हुए उन्होंने कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद के लिए कोई शब्द, कोई मैसेज भेजने वाले मिस्टर कौसर, दोनों पति पत्नी शगुफ्ता कौसर और शफकात इमैनुअल, इन लोगों को 2014 में इनके खिलाफ चार्ज लगाए गए, मौत की सज़ा दी गई, मुकदमा अपील में गया। 8 वर्ष तक, 2014 से लेकर 2021 तक वो यूं ही टलता रहा और फाइनली अब उनको सेंटेंस दे दिया गया। ये रेजोल्यूशन में उन्होंने ये पूरे प्रकरण को दिया और कहा कि भाई पाकिस्तान जो है वो इतना भ्रष्ट हो चुका है, इस्लाम के नाम से इतना ज़्यादा गिर चुका है कि अब वो मुसलमानों की भी दूसरी जो पीढ़ियां हैं, जैसे जो शिया वहाँ पर रहते हैं, जो अहमदिया वहाँ पर रहते हैं, या और जो जातियाँ वहाँ पर रहती हैं, उनको सबको मार रहा है। हिंदू, जैन, सिख, क्रिश्चियन, इनको सबको मिलाकर, वो बाकी को मिलाकर हिंदू कहेंगे, और क्रिश्चियन, इनकी भी हत्याएं कर रहा है लगातार। ये दोनों प्राणी तो क्रिश्चियन ही थे। तो ऐसी सिचुएशन में, और जब वो फ्रांस के खिलाफ इस प्रकार से अड़े खड़ा हो गया और पाकिस्तान में आतंक मच गया, ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान के साथ यूरोपियन यूनियन का ट्रेड करना ठीक नहीं है। पाकिस्तान को अगर कोई सर्वाइवल कहीं से मिल रहा था अभी तक, इतना सब, जैसे मैंने FATF की बात की, जैसे मैंने चाइना की बात की, या हमने IMF की बात की, वर्ल्ड बैंक की बात की, इन सभी के चारों ओर से चक्रव्यूह के बावजूद पाकिस्तान अगर कहीं से जिंदा था तो वो यूरोपियन यूनियन से ट्रेड कर रहा था। कपड़े की सप्लाई, कॉटन की सप्लाई और जो भी इक्विपमेंट, जो भी सामान वो बना रहे थे, खास तौर से टेक्सटाइल का जो सामान जाता था वो यूरोपियन यूनियन जाता, जिससे फॉरेन करेंसी उनको थोड़ी बहुत मिलती थी और उनका खर्चा चल जाता था। अब उसके लिए भी यूरोपियन यूनियन ने उन पर बैन लगाने की ठान ली है। ऐसी सिचुएशन में इमरान खान ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा भाई प्रॉफिट, देखिए इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन वो बिना इंशाअल्लाह किए, बिना लाहौल बिला कुव्वत करे, या बिना प्रॉफिट का नाम लिए उनका काम नहीं चल सकता, क्योंकि वो भी मार दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे प्रॉफिट के गुस्ताखी के शान में गुस्ताखी की करने वालों को छोड़ा नहीं जा सकता, उनको माफ़ नहीं किया जा सकता। ये सब स्टेटमेंट अभी हाल ही में उन्होंने फ्रांस के खिलाफ दिए थे, और फ्रांस के खिलाफ ये स्टेटमेंट दिए, और वो खुद भी जानते थे कि फ्रांस जो है वो उनको बर्बाद कर देगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में फ्रांस प्रिवेल करता है। इसलिए पाकिस्तान की जो दशा पिछले 2 दिन से पाकिस्तान जिस प्रकार से यूरोपियन यूनियन को गालियां दे रहा है, वो रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के महीने में पाकिस्तान के ऊपर आफत पर आफत आए पड़ी है। हालांकि आफत पूरे विश्व पर रमज़ान के महीने में आई पड़ी है, जो पूरे विश्व में लोग मर रहे हैं कोरोना से, पाकिस्तान भी उससे अछूता नहीं है। लेकिन
उसके अतिरिक्त जो फिनेंशियल एड उनकी ख़त्म हो रही है, जो उनके साथ ट्रेड ख़त्म हो रही है, जो उनकी बर्बादी का रास्ता खुल रहा है और जो अंदर मारकाट चल रही है, क्योंकि आपको मैंने तब भी बताया था कि जैसे ही तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान ने अपना आतंकी चेहरा पीछे किया, वैसे ही तालिबान पाकिस्तान ने बम विस्फोट करने शुरू कर दिए थे और क्वेटा में चीनी एम्बेसडर जिस होटल में रुके थे उसमें बम फोड़ दिया। आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान कौन से बारूद पर खड़ा हुआ है। सिर्फ एक इस्लाम के नाम से वो बारूद पर खड़ा हुआ है। उनके लिए बेटर ऑप्शन ये होगा, अगर पाकिस्तान को बचाना है तो बेटर ऑप्शन ये होगा कि उनको घर वापसी करनी पड़ेगी। तब घर वापसी करने के बाद जो अब बच्चे पैदा होंगे वो अगली पीढ़ी में, यानी कि अब से 15 वर्ष बाद, वो 20 वर्ष बाद जब वो जवान होंगे और नए सिरे से शुरू होंगे, तब कहीं ये मारकाट रोकी जा सकती है। अदरवाइज़ जो रास्ता पकड़ लिया है वो रास्ता पाकिस्तान को उस ऐसे अंधेरे गर्त में ले जाने वाला है जिस गर्त में सीरिया पिछले 1500 वर्षों से जल रहा है, जिसमें लेबनान जल रहा है, जिसमें लीबिया जल रहा है, जिसमें इजिप्ट जल रहा है, जिसमें सूडान जल रहा है। ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जिनमें गृह युद्ध पिछले 1500 सालों से चल रहा है। रुकने की तो बात छोड़ दीजिए, वो गृह युद्ध बड़ा रूप लेता ही जा रहा है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लोगों को ये विचार करना ही पड़ेगा कि आखिर कौन सा रास्ता अपनाएं जिससे कि उनके बच्चे सुरक्षित रहें, जिससे कि वो अगली पीढ़ियों का चेहरा देख सकें और पाकिस्तान आगे बढ़ सके। अदरवाइज़ पाकिस्तान में 20-20 बच्चे पैदा करेंगे तो 20 बच्चों का होना क्या है, 18 बच्चे आपस में मारकाट करके ही मर जाने वाले हैं। 1-2 बच्चे ही रहने वाले हैं जिनसे कंट्री जीवित रहते हैं। जैसे खाड़ी के 50 कंट्री जीवित हैं, वैसे ही ये भी जीवित रहेंगे। लेकिन इस समय संसार में अफ़गानिस्तान के बाद अगर सबसे सेंसिटिव कोई कंट्री इस्लामिक चरमपंथ के नाम से बन चुका है तो वो पाकिस्तान की धरती बन चुकी है। और ये भी संभव है कि भविष्य में पाकिस्तान के 2 ग्रुप बन जाएं, सरकार वर्सेस रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। एक का सपोर्ट रशिया करे और दूसरे का सपोर्ट अमेरिका करे। और जो खाड़ी में चल रहा है कि एक ग्रुप को अमेरिका मारता है तो दूसरे ग्रुप को रशिया मारता है, आफ्टर ऑल मरने वाले तो वहाँ के निवासी ही होते हैं। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान अब नई बैटलफील्ड बन जाए। मुझे लगता है कि ये बन जाएगी अगर पाकिस्तान सुधरना चाहता है। यदि पाकिस्तान इस स्थिति से बचना चाहता है तो पाकिस्तान के लोगों को, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उसको अभी निर्णय करना पड़ेगा कि उनके पूर्वज जिस विदा को मानते थे, जिस परंपरा को मानते थे, जिन संस्कारों को मानते थे, उन संस्कारों में क्यों न वापस जाया जाए अगर बचाना है तो। अफ़गानिस्तान में एक बड़े लेवल पर लोग अपने पूर्वजों के संस्कारों पर वापस जा रहे हैं, इसलिए वो अपने नाम भी तनिष्क जैसे नाम रखते हैं, क्योंकि तनिष्क जो है वो वहीं से आता था। मैं पाकिस्तान के लिए प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि वो उनको सद्बुद्धि दे और सही मार्ग उनको मिले जिस मार्ग से वो भटक चुके हैं। जो मार्ग मानवता का होना चाहिए वो मानवता का मार्ग वो भटक गए हैं। क्यों? क्योंकि वो गलत मार्ग पर उतर गए हैं कुछ पीढ़ियाँ पहले। उनको सही मार्ग दिखाए। थैंक यू वेरी मच।